हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 8वां सेट है। इनके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को जेड से दर्शाया जाता है और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी जेड से दर्शाया जाता है। एक परमाणु की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों के और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों के। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अब बात करें पीरियोडिक टेबल के बारे में। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हैं और इन्हें ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। ग्रुप पहला और दूसरा ये एस ब्लॉक का तत्व हैं, ये दोनों एस ब्लॉक के तत्व हैं। और पी ब्लॉक के तत्व हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। और जो लेंथेनाइट श्रेणी और एंथेनाइट श्रेणी है ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको आगे थोड़ी आवाज़ कम सुनाई देगी क्योंकि गलती से आवाज़ कम हो गई है। आगे ऐसी कमी नहीं होगी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की ऐसा ही इकाई क्या है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, nm² इंटू kg माइनस के पावर 2 है। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को सामने रखा और इसका उपयोग ग्रहों और चंद्रमा की परिचित गतियों की व्याख्या करने के लिए किया। जो यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान पूछा गया था वो पूरा ये होता है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 nm² और पट्टे में kg² यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ जो kg माइनस की पावर 2 है ये ऊपर पहुँच गई है, इसलिए यहाँ ये माइनस हो गई है, लेकिन सूत्र तो यही है जो नीचे दिया गया है। ये आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछा गया 2018 का सवाल था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है इंद्र कुमार गुजराल और इनका कार्यकाल 1997 से 1998 तक रहा था। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? इसका आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह में ऐसे पौधे सम्मिलित हैं जो भ्रूण के बिना उत्पन्न होते हैं। इस समूह में शैवाल और कवक सम्मिलित होते हैं। अब देखिए ग्राफ यहाँ दिया गया है। अब पुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेमी और पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगेम। तो जो अपुष्पोद्भिद हैं इनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा ये आते हैं 3। और जो पुष्पोद्भिद हैं इनमें नग्नबीजी और आवृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये आते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। तो और आवृतबीजी एक बीजपत्री यानी मोनोकोट और द्विबीजपत्री यानी डिकोट। तो आवृतबीजी के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। ये जो पादप जगत का ग्राफ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से इनका एक एक भाग पूछा जाता है। रेलवे के द्वारा काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करें थैलोफाइटा की, तो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा, वनस्पति जगत का। इस समूह के पौधों का शरीर होता है सुखाए, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहनी ऊतक नहीं होता है। संवहनी ऊतक पौधों में पाया जाता है। तो ये पौधा में विभाज नहीं होता है, तो इसमें संवहनी ऊतक नहीं होता है। जाइलम और फिलोएम ऐसे ऊतक हैं जो जल, खनिज, लवण और पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इन्हें संवहनी ऊतक कहते हैं। धावन सोडा या बासन सोडा भी कहते हैं इसे, कि एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका पूरा सूत्र होता है Na2CO3 और 10 अणु जल के यानी 10 अणु 10H2O। तो इसका राइट आंसर है 10 अणु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की परंपरा कब शुरू हुई थी? यानी जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये पदक नहीं दिए जाते थे, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। तो इन तीनों पदकों की शुरुआत हुई है 1904 में। तीसरे ओलंपिक खेले गए थे 1904
1904 में तीसरे ओलंपिक सेंट लुइस अमेरिका में खेले गए थे। इस दौरान तीसरे ओलंपिक खेलों में पहली बार दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की परंपरा शुरू हुई थी। तो कब शुरुआत हुई थी? 1904 में। मानवों में या खालिस्तान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो स्वर और रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर रज्जु। मनुष्य में ध्वनि वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र या वोकल कॉर्ड द्वारा निर्मित होती है। शरीर के इस हिस्से को वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है। यह विंड पाइप ऊपरी छोर पर होता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य लहर है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और हवा में ध्वनि की गति लगभग होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। विश्व जैज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 30 अप्रैल को। 2011 में यूनेस्को ने 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये दिवस 2011 से मनाया जा रहा है। जैज एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विधि है। जैज डे पर सभी समुदाय, स्कूल और दुनिया भर के कलाकार एक साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर होगा कोडरमा, झारखंड में। झारखंड के कोडरमा जिले में नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था 2015 में। बात करें नीति आयोग के बारे में तो स्थापित हुआ है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। और सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम हैं। ये करंट के सवाल हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और इसके पहले इसका नाम योजना आयोग था, जो 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। योजना आयोग 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो नीति आयोग बना है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब मेंडेलिव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। सर्वाधिक विद्युत ऋण आवश्यक तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। जब पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं। फ्लोरीन, तो इसका प्रतीक चिन्ह है F और इसकी परमाणु संख्या होती है 9। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2p5 ये 5 है, तो 2 4 और ये 5, कुल मिलाकर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि जो परमाणु की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है और प्रोटॉनों के बराबर भी। तो यहाँ जो n दी गई है ये कच्चा संख्या है। तो जहाँ 1s2 आया था और 2s2 ये कच्चा संख्या होगी। तो कितना आया है निकल के ns2 और np5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्योंकि इसके बाहरी आवर्त में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। किसी दिए गए आकार का घटक जो एक कम प्रतिरोध प्रदान करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुचालक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रतिरोध यह वह विरोध है जो एक पदार्थ विद्युत प्रवाह के प्रति करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। और बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण या फसाई के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष सुधांशु पंत हैं। तो ये करंट का सवाल है। सुधांशु पंत तो इसके अध्यक्ष हैं भी। मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो बिहार की ये मधुबनी चित्रकला शैली है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से कौन अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है? आंसर है लैंगिक प्रजनन। जो स्तनधारी करते हैं वो लैंगिक प्रजनन होता है, जैसे कि पुरुष और महिला। इनमें सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। किसी भी समय कार की या खालिस्तान है तो चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है।
तो आंसर होगा ताड़ित गति या चाल को स्पीडोमीटर द्वारा मापते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है, एक किण्वन कहलाता है। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? तो मोल बराबर होगा यहाँ द्रव्यमान बट्टे परमाणु द्रव्यमान। तो अब द्रव्यमान कितना दिया है, यानी m बराबर 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया जाता है। तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है और इसका द्रव्यमान निकल कर आएगा 32। लगभग जो द्रव्यमान संख्या होती है उसका दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान। लगभग जो परमाणु संख्या होती है उसका दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक तत्व का दुगना ही होगा, दुगने से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का लगभग दुगना ही होता है। तो 16 इसकी परमाणु संख्या है और द्रव्यमान संख्या हो गई 32। अब इसको फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो सूत्र था द्रव्यमान बट्टे परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ दिया गया है द्रव्यमान 12 बट्टे द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 32 आया था। तो अब इसका भाग देंगे तो निकल कर आएगा लगभग 0.35375। ऑप्शन सी सही होगा, 0.375। यह पहले खाली स्थान है। एक ऐसा कारक जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो यह खाली स्थान में बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो उसे बल कहते हैं। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा यह खाली स्थान में बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। ये NTPC 2022 में पूछा गया सवाल था। तो हर्ष के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी ये रत्नावली। एक संस्कृत नाटक है जो राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन के बारे में है। इसे हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली राजा हर्ष द्वारा लिखी गई है। ये अन्य इनकी पुस्तक है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। किस वर्ष हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई थी या इस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर है 1798 में। 15 अगस्त 1947 को बनी देश की पहली कैबिनेट में कुल कितने मंत्री थे? तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके सहित इस कैबिनेट में कुल 14 मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 14। प्राथमिक शिक्षा में 100% की दर हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो 2016 में केरल बना था। और ऐसे भी याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार केरल देश में सबसे साक्षर राज्य है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क पर स्वतः प्रतिकृति या सेल्फ रेप्लिकेट बना सकता है और फैल सकता है। तो वो होता है वॉर्म। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था? तो ये एनी बेसेंट थी। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ये पुलिकट झील है। देखिए पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। पुलिकट झील का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। पुलिकट झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों में फैली हुई है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? ये चिल्का झील है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून है, जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजाम जिले में फैली हुई है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? आंसर है जावा द्वीप। इंडोनेशिया का जावा द्वीप दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। ये इंडोनेशिया का द्वीप है। निम्न में से कौन दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है? तो ये भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1969 में।
विश्व बैंक ने पहला ऋण किस देश को प्रदान किया था? फ्रांस को दिया था। 1947 में फ्रांस को विश्व बैंक के द्वारा पहला ऋण प्रदान किया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने वेट लिफ्टिंग में कुल कितने पदक जीते थे? तो 10 पदक जीते गए थे। अब बात करें 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के द्वारा जीते गए अन्य पदकों के बारे में, तो वेट लिफ्टिंग में 10 पदक जीते गए थे, जिनमें 3 स्वर्ण, 3 ही रजत थे और 4 कांस्य पदक शामिल थे। बॉक्सिंग में कुल 7, बैडमिंटन में 6, जूडो में 3, एथलेटिक्स में 8, स्क्वैश में 2 और टेबल टेनिस में कुल 7 पदक जीते थे। निम्न में से कौन केंद्रीय पंपांग है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है? तो ये हृदय है, हृदय या हार्ट है। आज के लिए इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? ये विटामिन ए है। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात के